नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर पे। मैं हूं सूरज कुमार बस्ती, उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों आज विज्ञान के बेहद ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करवाएंगे। इसमें से बच्चों प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मिलने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए ये वीडियो को पूरा देख के इसमें बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल के लिए हमारे पास अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी का एक मॉडल पेपर है जी। विषय है जीव विज्ञान और इसमें पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, हम उस भोजन से ऊर्जा कैसे लेते हैं और शरीर में ये सब चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती हैं, इन सब पर सवाल है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ इन 30 सवालों के जवाब नहीं रटेंगे, बल्कि इनके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। इसे एक जासूसी मिशन की तरह सोचें। हर सवाल एक सुराग है जो हमें जीवन की सबसे बड़ी प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। बहुत बढ़िया। हमारा मकसद ये है कि ये सब सुनने के बाद कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो जाएं। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पौधे यानी इस धरती के मास्टर शेफ अपना खाना कैसे बनाते हैं। पहला सवाल इसी से जुड़ा है। प्रश्न है, हरे पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला वर्णक कौन सा है? और विकल्प है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। तो देखिए, इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। जी, ऑप्शन नंबर 2। क्लोरोफिल को आप पौधे का सोलर पैनल समझ सकते हैं। ये पत्तियों में मौजूद एक हरा पिगमेंट है जो सूरज की रोशनी को सोखता है। अच्छा। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके पौधा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है। मतलब ये सूरज की रोशनी की ऊर्जा को भोजन की केमिकल ऊर्जा में कैद कर लेता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो क्लोरोफिल असल में वो इंजन है जो सूरज की रोशनी वाले ईंधन को पौधे के भोजन में बदलता है। कमाल है। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। और यहाँ सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये बहुत ही सुंदर लेन देन है। हम सांस छोड़ते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, पौधे उसी को अपने भोजन का एक मुख्य कच्चा माल बना लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो मतलब पौधे एक तरह से हमारे छोड़े हुए धुएं को साफ करके उसे भोजन में बदल देते हैं। अब जब भोजन बन गया तो ये पता कैसे चलेगा? अगला सवाल यही है। पौधों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? विकल्प है अल्कोहल, आयोडीन, सांद्र अम्ल या पानी। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन का। आयोडीन। जी, ऑप्शन 2। ये क्लासिक लैब टेस्ट है। पौधे जो ग्लूकोज बनाते हैं उसे अक्सर स्टार्च के रूप में जमा करके रखते हैं। अच्छा। तो जब हम पत्ती पर आयोडीन का घोल डालते हैं तो जहां जहां स्टार्च होता है वहां का रंग गहरा नीला काला हो जाता है। मतलब ये एक केमिकल डिटेक्टर की तरह काम करता है। एकदम सही। ठीक है, लेकिन क्या सभी जीव ऐसा कर सकते हैं? चौथा प्रश्न इसी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, यानी परपोषी है? और ऑप्शंस है आम का पेड़, शैवाल, कवक और घास। इसका सही जवाब है कवक, मतलब फफूंद। कवक। जी। शैवाल और घास, ये सभी अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कवक जैसे मशरूम या ब्रेड पर लगने वाली फफूंद, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अच्छा, तो वो खाना कैसे खाते हैं? वो अपना भोजन मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से सोखते हैं। वो प्रकृति के रिसाइक्लर हैं, शेफ नहीं। तो अब तक हमने ये समझा कि क्लोरोफिल की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पौधे भोजन बनाते हैं, पर असल में बनता क्या है? पांचवा सवाल यही है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? विकल्प है प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज या खनिज। मुख्य उत्पाद है ग्लूकोज, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज। जी, ऑप्शन 3। यही वो एनर्जी पैकेट है जो पौधा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। ऑक्सीजन भी बनती है, लेकिन वो एक तरह का बाई प्रोडक्ट है। पौधे का असली मकसद तो अपने लिए ग्लूकोज बनाना होता है। और ये गैसों का लेना देना होता कहाँ से है? छठा प्रश्न इसी पते पे ले जा रहा है। जी। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र
जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं रंध्र, जाइलम, फ्लोएम या जड़ के बाल, ये छोटे दरवाजे कहलाते हैं, रंध्र यानी स्टोमाटा। स्टोमेटा। हाँ, ये पत्तियों पर, खासकर निचली सतह पर हजारों की संख्या में होते हैं। आप इन्हें पौधे की नाक समझ सकती हैं, जहां से CO2 अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। मतलब ये बहुत जरूरी हुए। चलिए अब एक दिमागी कसरत वाला सवाल। पूछिए। प्रश्न 7, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ऑप्शंस सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। सही पकड़ा। यहाँ सही उत्तर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन? जी, ऑक्सीजन तो इस प्रक्रिया का नतीजा है, जरूरत नहीं। इसे बनाने के लिए 3 ही कच्ची सामग्री चाहिए: सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये सारी प्रक्रिया कोशिका के किस हिस्से में होती है? राइबोसोम, हरित लवक या केंद्रक? ये फैक्ट्री है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। जी, पौधे की कोशिका के अंदर ये एक छोटा सा अंग है, क्लोरोफिल इसी के अंदर होता है। तो अगर कोशिका एक शहर है तो क्लोरोप्लास्ट वो फैक्ट्री है जहां खाना बनता है। ठीक है, तो पौधा पानी लेता है, लेकिन क्या सारा पानी इस्तेमाल हो जाता है? प्रश्न 9 है, पौधों से वाष्प के रूप में पानी की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प है अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, परिवहन। ये प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन। जी, इसे आप पौधों का पसीना निकलना समझ सकती हैं। पौधे जड़ों से जितना पानी खींचते हैं, उसका लगभग 99% हिस्सा इन्हीं स्टोमेटा से भाप बनकर उड़ जाता है। अच्छा, पर ये तो पानी की बर्बादी हुई। नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि इसी खिंचाव से जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है। समझ गई। और अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल, जो थोड़ा अलग है। जी, प्रश्न 10, फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ऑप्शंस हैं लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, इकोलाई या यीस्ट। ये एक बहुत खास दोस्ती की कहानी है और इसका हीरो है राइजोबियम। राइजोबियम? हाँ, ऑप्शन 2। दाल, मटर, चने जैसे पौधों की जड़ों में ये बैक्टीरिया रहता है। ये हवा की नाइट्रोजन को पकड़कर पौधे को देता है और बदले में पौधे से भोजन लेता है। मतलब एक तरह की साझेदारी है। बिल्कुल, जिसे सहज जीवन कहते हैं। तो अब तक हमने देखा कि पौधे कैसे ऊर्जा बनाते हैं और पोषक तत्व लेते हैं। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं कि जीव उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी, यानी श्वसन। हाँ, श्वसन का कॉन्सेप्ट। प्रश्न 11, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की विश्राम अवस्था में सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शंस 70-72, 15-18, 40-50 या 5-10। इसका सही जवाब है 15-18 बार प्रति मिनट। 15 से 18। जी, अक्सर लोग इसे दिल की धड़कन से कंफ्यूज कर देते हैं, जो 70 या 72 होती है। अच्छा। श्वसन दर का मतलब है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते और बाहर छोड़ते हैं। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रश्न 12 है, हम जो हवा बाहर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? विकल्प है 0.04%, 21%, 4.4% या 16%। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, पर सही जवाब है 4.4%। 4.4%? इतना ज्यादा? जी, हम हवा से 0.04% CO2 लेते हैं, लेकिन छोड़ते समय ये 100 गुना बढ़ जाती है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर में भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया का कचरा या अपशिष्ट उत्पाद है, जिसे शरीर बाहर फेंकता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और कभी-कभी जब हम बहुत ज्यादा कसरत करते हैं तो मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? प्रश्न 13 इसी से जुड़ा है। भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन किस रसायन के जमा होने से होती है? ऑप्शंस लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, अल्कोहल या ग्लूकोज। वो जलन और दर्द लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड। जी, जब आप तेजी से दौड़ती हैं या वजन उठाती हैं तो आपकी मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। तब वे बिना ऑक्सीजन के ही ऊर्जा बनाने लगती हैं। अच्छा, एक शॉर्टकट लेती हैं। हाँ, और इस शॉर्टकट के नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है, जो मांसपेशियों में जमा होकर दर्द पैदा करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब खिलाड़ियों की मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं तो ये कोई चोट नहीं बल्कि बस एक केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल, यह शरीर का एक अस्थायी उपाय है। जैसे ही आप आराम करती हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल होती है, शरीर इस लैक्टिक एसिड को धीरे धीरे हटा देता है और दर्द भी चला जाता है। समझ गई। अब एक आसान सवाल,
प्रश्न 14। मनुष्य के श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, गुर्दे, फेफड़े या यकृत? ये तो सब जानते हैं। सही जवाब है फेफड़े। फेफड़े। जी, लंग्स। यहीं पर गैसों का असली एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन खून में जाती है और खून से CO2 बाहर हवा में आती है। और ये होता कैसे? प्रश्न 15। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के बारे में है। सांस छोड़ते समय पसलियां किस दिशा में गति करती हैं? बाहर की ओर, ऊपर की ओर, नीचे और अंदर की ओर, या कोई गति नहीं? सांस छोड़ते समय हमारी पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती हैं। नीचे और अंदर। जी, ऑप्शन 3। इससे छाती का आयतन कम होता है, फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और हवा गुब्बारे की तरह बाहर निकल जाती है। सांस लेने में इसका ठीक उल्टा होता है। अब इंसानों से हटकर कीड़ों की बात करते हैं। प्रश्न 16। तिलचट्टे के शरीर में हवा किस माध्यम से प्रवेश करती है? अच्छा, कॉकरोच, हाँ, फेफड़े, गलफड़े, श्वासरंध्र या त्वचा? कीड़ों जैसे तिलचट्टे में फेफड़े नहीं होते। नहीं होते। नहीं, उनके शरीर के किनारों पर छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिन्हें श्वासरंध्र या स्पाइरकल्स कहते हैं। हवा इन्हीं छेदों से अंदर जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन 3। कमाल है। मतलब कीड़ों ने सांस लेने का बिल्कुल अलग ही सिस्टम बना लिया है। लेकिन जो जीव पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछलियां, उनका क्या? वे हवा से तो ऑक्सीजन ले नहीं सकती। प्रश्न 17 इसी पर है। मछलियां पानी में किस अंग की सहायता से सांस लेती हैं? नाक, गलफड़े, फेफड़े या वायु थैली? मछलियों के पास इसके लिए एक शानदार उपकरण है, गलफड़े यानी गिल्स। गलफड़े। जी, वे मुंह से पानी अंदर लेती हैं और वो पानी गलफड़ों से होकर गुजरता है। गलफड़ों में खून की हजारों बारीक नसें होती हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। अब एक और अनोखे जीव की बात करते हैं। प्रश्न 18। केंचुआ गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है? अर्थवर्म। हाँ, ऑप्शंस। अपनी नम त्वचा से, मुंह से, फेफड़ों से या पैरों से? केंचुए के पास ना फेफड़े हैं ना गलफड़े, वो अपनी नम त्वचा से ही सांस लेता है। त्वचा से? जी, ऑप्शन 1। उसकी त्वचा इतनी पतली और नम होती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सीधे आर पार चली जाती हैं। इसीलिए केंचुए को जिंदा रहने के लिए नमी बहुत जरूरी है। अच्छा, सूखने पर वो मर जाएगा। बिल्कुल। ये सवाल बड़ा मजेदार है। एक ऐसा जीव जो त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस ले सकता है, ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है भी। प्रश्न 19। वो जीव जो त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस ले सकता है कौन है? मछली, मेंढक, कुत्ता या मनुष्य? और ये सुपर पावर हैं मेंढक के पास। मेंढक? जी, जब मेंढक पानी में होता है तो अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक केंचुए की तरह। और जब जमीन पर होता है तो अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करता है। वाओ, ये एक अद्भुत अनुकूलन है। बिल्कुल, जो उसे दोनों दुनिया में रहने में मदद करता है। वाकई। अब एक ऐसे जीव की बात करते हैं जो दिखता तो नहीं पर हमारे बहुत काम आता है। प्रश्न 20। यीस्ट में श्वसन का कौन सा प्रकार पाया जाता है? यीस्ट। वायवीय, अवायवीय, विसरण या कोई नहीं? यीस्ट अवायवीय श्वसन का माहिर है, यानी वो बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनाता है। अवायवीय? जी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और मजे की बात यह है कि ये प्रक्रिया हजारों सालों से हमारी रसोई में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, जैसे भटूरे या ब्रेड का आटा फुलाने में? बिल्कुल, या जलेबी बनाने में। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? प्रश्न 21। श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? एडीपी, एटीपी, विटामिन या हार्मोन? ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में। एटीपी? जी, एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे आप कोशिका की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा का सिक्का कह सकते हैं। एनर्जी करेंसी? हाँ, जैसे हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, वैसे ही कोशिका एटीपी खर्च करके कोई भी काम कर सकती है। अच्छा, तो एटीपी कमाना ही श्वसन का मुख्य मकसद है। अब एक सवाल जो पौधों और जानवरों को जोड़ता है। प्रश्न 22। दिन के समय पौधे कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक सक्रियता से करते हैं? केवल श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, केवल उत्सर्जन या प्रजनन? इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण? जी, यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पौधे हमारी तरह ही दिन रात 24 घंटे सांस लेते हैं, यानी श्वसन करते हैं। अच्छा। लेकिन दिन के समय सूरज की रोशनी में वे इतनी तेजी से प्रकाश संश्लेषण करते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया उसके सामने धीमी लगती है। एक सवाल मछलियों पर वापस।
प्रश्न 23। मछलियों को तैरने और दिशा बदलने में कौन सा अंग मदद करता है? फिन्स, शल्क, गलफड़े या सिर? ये काम करते हैं फिन्स। फिन्स। जी, ये मछली के शरीर पर लगे वो छोटे पंख जैसे अंग होते हैं जो उसे पानी में आगे बढ़ने, संतुलन बनाने और मुड़ने में मदद करते हैं। ठीक, जैसे नाव में पतवार होती है। बिल्कुल। ठीक है। अब श्वसन के प्रकार पर एक और सवाल। प्रश्न 24। कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, किण्वन या वाष्पीकरण? जब ऑक्सीजन मौजूद हो तो ये कहलाता है वायवीय श्वसन। वायुवीय श्वसन। जी, एरोबिक रेस्पिरेशन यह ऊर्जा बनाने का सबसे कारगर तरीका है जिसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटकर ढेर सारी ऊर्जा यानी एटीपी बनाता है। और हम इंसान इसी तरह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जी हाँ, और ज्यादातर जीव भी। और इस वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसे जांचने का भी एक तरीका है। बिल्कुल। प्रश्न 25। चूने का पानी किस गैस की उपस्थिति में दूधिया हो जाता है? ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। इसका जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जी। इसे एक जादू की तरह सोचिए। चूने का पानी CO2 के लिए एक डिटेक्टर है। जैसे ही CO2 इससे मिलती है, वो एक ऐसा सफेद पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है जो पानी में घुलता नहीं और पानी तुरंत दूधिया दिखने लगता है। एकदम। ये एक बहुत ही मजेदार प्रयोग है। अब एक तुलनात्मक सवाल। प्रश्न 26। जलीय जंतुओं की श्वसन दर स्थलीय जंतुओं की तुलना में तेज क्यों होती है? अच्छा सवाल है। और विकल्प हैं। वे अधिक खाते हैं, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वे छोटे होते हैं या तैरने के लिए अधिक हवा चाहिए। इसका सीधा सा कारण है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अच्छा। जी, ऑप्शन 2। हवा में जहां लगभग 21% ऑक्सीजन है, वहीं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है। इसलिए बेचारी मछली को उतनी ही ऑक्सीजन के लिए हमसे कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और तेजी से सांस लेनी पड़ती है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो हमने ऊर्जा बनाने और इस्तेमाल करने की प्रक्रिया समझ ली, पर ये सब काम करने के लिए एक अच्छा डिलीवरी सिस्टम भी तो चाहिए। जी, परिवहन तंत्र। हाँ, हमारे अंतिम कुछ सवाल इसी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पर हैं। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी पौधा है? गुलाब, अमरबेल, नीम या तुलसी? यहाँ सही जवाब है अमरबेल। अमरबेल। जी, परजीवी यानी मुफ्तखोर। अमरबेल एक पीली धागे जैसी लता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो फिर? इसलिए ये दूसरे पौधों पर लिपटकर उन्हीं का बना बनाया भोजन चूस लेती है। यानी ये पौधों की दुनिया का फूड थीफ है। अब हमारे शरीर के डिलीवरी सिस्टम पर आते हैं। 28वां प्रश्न। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या WBC? खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन। जी, हीमोग्लोबिन को आप खून के अंदर ऑक्सीजन का टैक्सी ड्राइवर समझ सकती हैं। टैक्सी ड्राइवर। हाँ, ये लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन की टैक्सी, ये याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे हमारे अंदर खून की नसें हैं, पौधों में क्या है? प्रश्न 29। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, रंध्र या छाल? पौधों में पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम। जी, इसे ऐसे सोच सकते हैं कि पौधे के अंदर दो तरह के हाईवे हैं। जाइलम एक वाटर हाईवे है जो सिर्फ एक तरफ जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर पानी ले जाता है। ज से जाइलम, ज से जल। सही। और दूसरा हाईवे? दूसरा हाईवे है फ्लोएम। वो एक फूड डिलीवरी सर्विस है जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से तक ऊपर नीचे हर तरफ पहुंचाता है। बहुत खूब। और अब हमारा आखिरी सवाल जो हमें फिर से यीस्ट की दुनिया में ले जाता है। जी। प्रश्न 30। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है यीस्ट में? ऑप्शंस है पानी, अल्कोहल और CO2, ग्लूकोज या ऑक्सीजन। जैसा हमने पहले भी बात की थी, यीस्ट की इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल और CO2। जी, इस प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन भी कहते हैं और इसी से अल्कोहलिक पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। और इसी के साथ हमने इस प्रैक्टिस सेट के सभी 30 सवालों की यात्रा पूरी कर ली है। हमने पौधों की रसोई से लेकर हमारे शरीर के एनर्जी प्लांट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक की पूरी कहानी समझी। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है
कि सफलता रोज की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशों का ही नतीजा है। सही बात है। आज हमने सिर्फ सवालों के जवाब नहीं, बल्कि उनके पीछे का क्यों और कैसे भी समझा। अब जाते जाते एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। ये सभी प्रक्रियाएं जो एक छोटी सी कोशिका या एक पत्ते में हो रही हैं, हमारे पूरे ग्रह पर जीवन के संतुलन को कैसे बनाए रखती हैं। अगली बार जब किसी पौधे को देखें या एक गहरी सांस लें, तो उस अदृश्य दुनिया के बारे में जरूर सोचें जो जीवन को संभव बनाती है।